देश का हाउसिंग मार्केट थोड़ा किफ़ायती हो गया है, यानी घर खरीदना आम लोगों की जेब के थोड़ा और करीब आ गया है। ईएमआई यानी मासिक किश्तों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है और इसके पीछे बड़ा कारण है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट में कटौती करना। दरअसल इस साल फरवरी से अब तक आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट या कहें 1% रेपो रेट में कटौती की है, जिसका असर घरों की अफोर्डेबिलिटी यानी घर खरीदने की क्षमता पर सीधे तौर पर पड़ा है। ईएमआई टू इनकम रेशियो में सुधार हुआ है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में घरों की मांग बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया ने इस पर हालिया रिपोर्ट पेश की है, जिसमें देश के टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी के आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट पर चर्चा करें इससे पहले आसान भाषा में आपको बता दें कि अफोर्डेबिलिटी होती क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दरअसल इसमें यह देखा जाता है कि आपकी सालाना कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा आपके होम लोन की किश्त में जा रहा है। यह हिस्सा जितना कम होता है अफोर्डेबिलिटी को उतना बेहतर माना जाता है। 50% या इससे अधिक को अनअफोर्डेबल माना जाता है। कई कारक इसमें काम करते हैं। नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट में सबसे अफोर्डेबल शहर अहमदाबाद है, जहां ईएमआई टू इनकम रेशियो 18% है। वहीं मुंबई में सुधार होने के बाद भी सबसे अनअफोर्डेबल मार्केट है ये, जहां ईएमआई टू इनकम रेशियो 48% है। बाकी शहरों का क्या हाल है? अफोर्डेबिलिटी बेहतर होने से किस सेगमेंट में सप्लाई और बिक्री का असर सबसे अधिक पड़ेगा, समझेंगे रिपोर्ट की बारीकियां। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। गुलाम सर, पहले आपके पास ही आते हैं। उम्मीद है मैंने जो ईएमआई टू इनकम रेशियो की परिभाषा बताई है वो सही होगी। इसे आप और बेहतर करें, विस्तार से बताएं कि आपकी रिपोर्ट में अफोर्डेबिलिटी के जो आंकड़े हैं, हाउसिंग मार्केट का रुख किधर दिखा रहे हैं? अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हमारी कंपनी नाइट फ्रैंक पिछले 15 वर्षों से इस पर काम कर रही है। और इसका इसका एक्चुअल मतलब क्या है, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, आपने काफी बेहतरीन तौर पर समझाया दीपक जी। और थोड़ा और विस्तार में अगर मैं बताऊं तो इसमें यूं है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। वो मकान खरीदना जो आप हमेशा से अपने ख्वाबों का मकान खरीदना चाहते हो, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है जब आपकी सैलरी, आपकी वेल्थ उम्दा हो रही है, बेहतरीन हो रही है। तो ये जो एनुअल आपका वेल्थ क्रिएशन है, हाउस होल्ड इनकम है, वो एक तरफ है। इसमें जो दूसरा आंकड़ा भी चला आता है वो होम लोन की तरफ से आता है, क्योंकि यही होम लोन आपको घर खरीदने में आसानी फराहम कर रहा है। तो अगर होम लोन की दरें, इंटरेस्ट की दरें अगर कम हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। और ये दोनों चीजें आपके एक तरफ हो जाती हैं, जहां पर आपके आपकी आमदनी कितनी है, आपके आपके पास कितनी वेल्थ है, उस पर नजर डाली जाती है। इसके खिलाफ दूसरी तरफ आप जिस मकान को खरीदना चाह रहे हो, उस मकान के दामों में, कीमतों में कैसे कमी या ज्यादती हो रही है, उसको भी आंका जाता है। तो ये दोनों चीजों को एकत्र करके, इनको मिलाकर जो हम इंडेक्स तैयार करते हैं, वो हमें ये दर्शाता है कि मान लें अगर आज 50% आपकी अफोर्डेबिलिटी बन रही है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए आमदनी पाते हो, तो उसमें से 50 रुपए आप अपने मकान की ईएमआई की तरफ डाल सकते हो। तो ये आपको बहुत ही आसान परिभाषा में समझाता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी किस हिसाब से चल रही है। अब अगर हम इन आंकड़ों पर थोड़ी देर के लिए नजर डालें, जिस पर आपने बहुत ही सरलता से बताया कि किस प्रकार मुंबई सबसे अनअफोर्डेबल होने के बावजूद पिछले 15 वर्षों में पहली दफा 50% से नीचे आया है, मतलब 48% पर आ गया है। मतलब ये आज मुंबई भी अफोर्डेबल मार्केट बन गया है। इसके बरखिलाफ अगर हम पिछले 15 साल का डेटा देखें, तो आज से 15 वर्ष पहले यही मुंबई 93% पर खड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि उन दिनों मकान खरीदना मुंबई में तकरीबन नामुमकिन था। पिछले साल भर के दरमियान एनसीआर, नई दिल्ली, सिर्फ एक मार्केट है जहां पर अफोर्डेबिलिटी खराब हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जिस प्रकार से वेल्थ क्रिएशन हुई है, उससे ज्यादा मकानों की दरों में, कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और दूसरे शहर आपने बिल्कुल बताया, अहमदाबाद सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, और दूसरे सारे शहर जो है वो 18, 20, 21, 22% के दरमियान अफोर्डेबिलिटी को पाते हैं। तो ओवरऑल ये ब्यौरा है हमारी इस रिपोर्ट का, और ये बिल्कुल बहुत सरलता से बताता है कि अगर आप जिस मार्केट में रह रहे हो, वहां पर अफोर्डेबिलिटी आपके जेब को दर्शाती है कि आप अगला मकान जो खरीदोगे वो कितना आपके लिए अफोर्डेबल बन रहा है।
जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। गुलाम सर, इससे किस सेगमेंट में सबसे अधिक उछाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि डेवलपर्स का फोकस शिफ्ट हो गया है लग्जरी में। अफोर्डेबल घरों की सप्लाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि Q1 2025 में सबसे अधिक सप्लाई 50 लाख से 2 करोड़ के घरों के बीच में आई है, यानी मिड और अपर मिड सेगमेंट में यह सप्लाई बढ़ी है। तो अफोर्डेबिलिटी बेहतर होने का असर किसी खास सेगमेंट पर दिखेगा या सभी में एक जैसा असर है? मान लें अगर जिस तरह के हम आजकल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, चाहे दिल्ली के जो 100 करोड़ से ऊपर बिकने वाले मकान हो, या मुंबई में 200-250 करोड़, 300 करोड़, 750-800 करोड़ के मकानों के बिकने की जो आज हम खबरें सुनते चले आ रहे हैं, इस किस्म के मकानों में होम लोन का कोई हिस्सा नहीं होता, उसको कोई श्रेय नहीं जाता। तो जहां तक आज जिस चीज का आपने भी जिक्र किया है कि डेवलपर्स का फोकस मिड से अपर एंड में ज्यादा है पिछले 2.5 से 3 वर्षों के दरमियान, तो ये बात तो तय है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो सप्लाई है वो बहुत शिद्दत से इसमें कमी आई है, जबकि लग्जरी सेगमेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन चूंकि बात चल रही है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की और आपका सवाल उससे ताल्लुक रखता है कि कहां पर इस चीज का असर देखा जाएगा, तो सादा सादा यही समझ लें कि ये मिड टू लोअर एंड में अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा प्ले है। और वहां पर ये बात जैसे अभी तय हो गई है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है, और उसके बाद पिछले 6 महीनों में जो होम लोन के इंटरेस्ट की दरें गिरी हैं, इन दोनों के चलते लोअर एंड में, जो मिड टू लोअर एंड में डिमांड बहुत ज्यादा शूट अप हो रहा है और उसके सामने सप्लाई नहीं है। तो इसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो आएगा, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स दिखाई देंगे, जहां पर इस सेगमेंट में दाम बढ़ते दिखाई देंगे। अफोर्डेबल सेगमेंट में दाम बढ़ने का मतलब वंस अगेन खदशा है कि अनअफोर्डेबिलिटी प्राइसों के बढ़ने के कारण आ सकती है। तो जहां पर खरीदारों के पॉकेट्स में आसानी हुई है, दूसरी ओर मकानों की कीमतें बढ़ने के कारण उस चीज को नेगेट किया जा सकता है, या हो सकता है सारा जो फायदा है वो खत्म हो जाए। और इसका डर हमें बहुत हमेशा से लगा रहा है। लेकिन आपके सवाल का सरल जवाब ये है कि चाहे वो मुंबई हो या दूसरे शहर हो, वहां पर जो भी अफोर्डेबल सेगमेंट है वहां पर इस चीज का डायरेक्ट असर दिखाई देगा। और ये एक चीज मैं आपके दर्शकों के लिए खास तौर से वाजह करना चाहता हूं कि मुंबई जैसे शहर में 50 लाख से नीचे बिकने वाले मकानों की जो आंकड़े हैं, वो बाकी सारे 5 ऐसे जो टॉप शहर है उनसे कई ज्यादा है। सो उमूमन ये समझा जाता है कि मुंबई अनअफोर्डेबल मार्केट है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का भी संख्या मुंबई में सबसे बड़ा है। और ये चीज उमूमन सामने नहीं आ पाती। मैं वही चीज दोबारा आपके दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूं कि मुंबई में भी अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई कमी नहीं है। गुलाम सर, आपकी रिपोर्ट में लगातार हमने देखा कि टॉप शहरों में अफोर्डेबिलिटी बेहतर हुई है। बीते समय में लोगों की इनकम और प्रॉपर्टी के दाम दोनों का आकलन करें तो क्या ये मान सकते हैं कि इनकम के मुताबिक प्रॉपर्टी के भाव कम बढ़े हैं, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी सुधरी है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो मकानों की भी कीमतें बढ़ी हैं, पर उसके साथ ही साथ लोगों की जो वेल्थ है, इनकम है, आमदनी है, उसमें भी इजाफा हुआ है। दोनों की रफ्तार को अगर हम कंपेयर करें तो आप ये समझ लें कि आमदनी के बढ़ने की रफ्तार मकानों की कीमतों के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा रही है, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है। और वही चीज जैसा आप बता रहे हैं, ये तकरीबन हर शहर में देखी गई है, सिवाय सिवाय दिल्ली के। अगर हम पिछले चंद वर्षों का जिक्र करें तो दिल्ली में मकानों की कीमतों के बढ़ने की रफ्तार आमदनी के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज निकली, जिसके कारण दिल्ली में अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी खराब हुई है। हालांकि मुंबई के कंपैरिजन में, मुंबई के मवाजना करने पर आप पाएंगे कि दिल्ली भी काफी अफोर्डेबल है, आज भी काफी अफोर्डेबल है। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल जो हम पहले भी दे रहे थे वो ये कि इन सभी शहरों में, और जिस चीज का अमित ने भी काफी डिटेल में आपको समझाया कि मुंबई में भी ऐसे कई मकाम हैं, फिर वो दिल्ली में भी हैं, कि जहां पर आपको 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान और इवन 50 लाख से नीचे की कीमतों वाले मकान भी अवेलेबल हैं। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे ही शहरों में आज से 15 साल पहले जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर शुरू हुई थी, उसका सीधा साधा असर दिल्ली के आसपास के इलाकों पर पड़ा, और वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा से अवेलेबल रही है। वही चीज अब मुंबई में देखने में आ रही है कि मुंबई के वो सारे लोकेशंस, चाहे अगर आप उसे पेन पनवेल बेल्ट की बात कर ले, नवी मुंबई जहां पर आज मुंबई 3 की नींव रखी गई है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो मुंबई 3 का जिक्र किया है, वो इलाका ले ले, ये आप भिवंडी और थाने कल्याण वाला बेल्ट ले ले,
या पालघर विरार वाला बेल्ट ले लें, ये सारे जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने के कारण मकानों को खरीदना और वहां तक आना जाना आसान हो गया है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग काफी काफी मिकदार में तकरीबन हर शहर में आज अवेलेबल है। लेकिन सीधा साधा आंसर सिंपल यही है कि मकानों के बढ़ने की कीमतें एक हद तक आके अब रुक रही हैं। जैसा अगेन अमित जी ने भी बताया कि आज क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो पिछले ढाई या 3 वर्षों में मकानों की कीमतों में जिस शिद्दत के साथ इजाफा हुआ है, उस रफ्तार में अब लगाम लगती दिखाई दे रही है और ये और तेजी से आगे चलकर बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। और उसका सीधा साधा असर, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आरबीआई का जो स्टांस होता है वो पिछले तकरीबन 4 सालों में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखे थे, पिछले 6 महीने में हमने गिरते हुए देखे हैं। तो अगले चंद सालों तक ये गिरने वाला जो स्टांस है वो बरकरार रहेगा। और दूसरी तरफ मकानों की कीमतों पे अगर गिरावट ना भी आए तो अंकुश तो जरूर लगेगा। तो ये दोनों के चलते आपके अफोर्डेबिलिटी और बेहतरीन होते हुए दिखाई देगी आते हुए कई सालों में। हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी के साथ प्राइस एंड पर स्टेबिलिटी या इसे डाउन साइड देख सकते हैं। कम से कम हमारे एक्सपर्ट्स का तो यही अनुमान है। मौजूदा कंजम्पशन के आंकड़ों को देखते हुए मिड टू लोअर एंड साइड अफोर्डेबिलिटी के सुधार का असर दिखेगा। अब प्राइस में ठहराव के संकेत दिख रहे हैं। इसे मेंटेन किया जा सकता है अगर डेवलपर्स अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंट्रोल में रखें तो। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका असर अफोर्डेबिलिटी के संतुलन को बिगाड़ सकता है। गुलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।